हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक MCQ 7 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसके ऊपर आपको थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आपका पेपर मेरे ख्याल से 25 तारीख को है। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। और जल्द से जल्द आपका बहुत कम से कम टाइम लूँगा मैं, जिससे ये सारे टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए और आपका टाइम भी ज़्यादा यूटिलाइज ना हो उसमें, ठीक है। पहला आता है सिक्योरिटाइजेशन। ये होता क्या है? सिक्योरिटाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग और जो फ्यूचर में कैश इनफ्लो आने वाला है, आप उसको ऐसा यूज़ करें कि आप अपने ट्रेडेबल सिक्योरिटी के अंदर उसको लगा सकें, ठीक है, जिसको हम मार्केट में आगे चल के बेच भी सकते हैं। मैं क्या बोला ये? इसका सीधा सा मतलब ये है, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। पहले मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ कि भाई कैश इनफ्लोज किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स सच एज मॉर्टगेज लोन्स, ऑटोमोबाइल लोन्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये एक तरीके से सिक्योरिटी बन सकते हैं अगेंस्ट आवर बोरोइंग्स। अभी कह रहे हो यार ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अलग लेवल का होगा, मुझे भी समझ में नहीं आया, आपको भी आई होप समझ में नहीं आया होगा। बट अब हम बात करते हैं इसको, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूँ मैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। जस्ट एक ही सोचो कि हम आपकी कोई 10,000 की मंथली रेंट आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? एक पर्टिकुलर इंटरवल पे आपके पास एक रेंट आ रहा है, हर मंथ आ रहा है। आपने क्या किया? आपको एक मैं बोलता हूँ, आपको एक बाइक चाहिए, सपोज करो, ठीक है। बाइक वाले के पास ये बाइक, आपके पास कोई और इनकम का सोर्स नहीं है, तो वो ये कहेगा भाई मैं कैसे मान लूँ, मैं आप तो एलिजिबल ही नहीं हो, मतलब आप पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मैं कैसे मान लूँ? भाई मेरे पास कुछ पैसा पड़ा था, मैंने डाउन पेमेंट दे दी 20,000 की, ठीक है। और मैंने उसके बाद 5,000 की मंथली इंस्टॉलमेंट्स बना ली। अब जो ये इंस्टॉलमेंट्स बनाई है, किसके बिहाफ पे बनाई है? मैंने उसको पेपर दिखाया लीगल कि भाई मेरा पास, मैंने रेंट पे किसी को रूम दे रखा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मेरी कैश इनफ्लोज, फ्यूचर की कैश इनफ्लोज आने वाली है, उसको मैंने यूटिलाइज़ किया किसके लिए? डेट के लिए, एक तरीके लोन के लिए, ठीक है। जिससे वो सामने वाला बंदा भी सिक्योर होगा कि हाँ भाई ये पे कर सकता है, क्योंकि इसके पास रेंट एग्रीमेंट है, प्रॉपर है, इसके मंथली आते रहेंगे पैसे, और ये अपने मंथली जितनी 5,000 है उसके बाद 10,000 आ रहे तो 5,000 वो चुका देगा आराम से, ठीक है। ये कहने का मतलब है एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसमें कुछ नहीं है सिक्योरिटाइजेशन में। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब सिर्फ यही है कि आपकी जो करंट में कैश इनफ्लोज, जो करंट की कैश इनफ्लोज है, जो आपको पैसे आज मिलेगा, अभी करंट में मिलेगा, और जो फ्यूचर में मिलने वाला है पैसा, उस पैसे को ऐसा यूटिलाइज करना कि आप वो पैसा किसी सिक्योरिटी के अंदर लगा सको, जिसको आप आगे चल के बेच भी सकते हो। हम कहते हैं ना, जैसे किसी का अकाउंट होता है डीमैट का, हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो बेचना ही होगा एक तरीके से। भाई मैंने इतने अकाउंट्स में इतने शेयर्स खरीद रखे, आप मेरा अकाउंट ले लो इतने रुपए में, ठीक है, ये ट्रांसफ़र कर दिया हमने। तो यही कहने का मतलब है इसका, सिक्योरिटाइजेशन का। बाकी आप एग्जांपल्स एक बार दो बार देखोगे और दो तीन बार कॉपी में नोट डाउन करोगे, तो मेरे को लगता है नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। अब एक लास्ट इसका रेफरेंस और है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फ्यूचर कैश इनफ्लोज ऑफ एन एंटिटी आर कन्वर्टेड एंड सोल्ड एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड पे थ्रू और पे पास थ्रू, ठीक है। आपको इस लाइन से समझ में आ रहा होगा भाई, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच फ्यूचर कैश इनफ्लोज, जो फ्यूचर के कैश इनफ्लोज है आपके, ठीक है, वो कन्वर्ट किए जाते हैं और सोल्ड किए जाते हैं एज एन डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट मतलब कि एक तरीके से लोन को पे करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसको हम पे थ्रू और पास थ्रू कहते हैं। ये बेसिकली हमारा सिक्योरिटाइजेशन का एक ओवरव्यू था, जिसको आप एक बार दो बार सुनोगे और उसको कॉपी में लिखोगे, क्योंकि कभी कभार ऐसे होते हैं कुछ टॉपिक जो टेक्निकल सेंस में होते हैं और हमें यार इतना इजी नहीं भी लगता। बट अगर आप इसको एक दो बार सुनोगे, दो तीन बार कॉपी में इसका एग्जांपल, मैं करूँगा इसका एग्जांपल पढ़ोगे ना आप एग्जांपल जो मैंने बोला है, आपको उससे बहुत इजी लगेगा, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे, कॉपी में लिखोगे, तो आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दी SPV, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। SPV, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, एंड मैं इसके अंदर आपको पूरे पॉइंट्स बता देता हूँ हिंदी के अंदर, जिसको आपको बिल्कुल पता लग जाएगा इसका मीनिंग क्या है, एंड आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो बात करते हैं SPV की क्या होता है। भाई SPV एक तरीके से सेपरेट एंटिटी होती है, जिसको बनाया जाता है बिजनेस के द्वारा, कॉरपोरेशंस के द्वारा, फॉर डूइंग सिक्योराइजेशन डील्स। अभी सिक्योराइजेशन के हमने पढ़ा था ऊपर, ठीक है, उस तरह की डील्स करने के लिए इसको बनाया जाता है। ये क्या होता है, ये किस लिए हेल्प करता है उनको? ये हेल्प करता है टू आइसोलेट द रिस्क। इसका जो मेजर वर्क होता है, ठीक है, ये एक सेपरेट यूनिट बनाई जाती है, ठीक है। अब मैं इसके कुछ
यूजेस के बारे में बता देता हूँ। यूजेस के बारे में एक बता सकता हूँ, ये चाहे तो एक ट्रस्ट भी हो सकती है, कॉर्पोरेशन भी हो सकती है जो इसको बनाती है, और एनी अदर लीगल एंटिटी, ठीक है, कोई भी लीगल एंटिटी भी हो सकती है। अब इसके एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड बेसिकली हम बोल सकते हैं इसके यूजेस, इसके काम कहाँ कहाँ आते हैं। पहली चीज़ आ रही है अपनी रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, आपको नाम से पता लग रहा है भैया रिस्क शेयर हो रहा है। SPV enables the corporation to legally isolate the risk of the project and then share the risk with other investors. अब 500 रुपये की ज़रूरत है, अगर 500 रुपये अगर मैं सारे लगाऊंगा पैसे तो मेरे पे बर्डन आएगा। अब वही 500 रुपये 10 लोगों में बट जाएंगे तो मेरे हिस्से में कितने आएंगे, 50 रुपये। तो 50 रुपये मेरे देने की कैपेबिलिटी है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे और भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे लगाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कंपनी का जो बर्डन होता है ना वो कम हो जाता है। मैंने क्या बोला, अगर आप एक 500 रुपये लगाओगे तो आप पे बर्डन ज़्यादा होगा। भाई अगर 10 रुपये 10 लोग वही 500 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे, 500 रुपये इन द सेंस सबके हिस्से में 10-10 50-50 रुपये आएंगे, तो उनको वो बर्डन कम होगा। तो इससे क्या हो रहा है, रिस्क जो है वो कम शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर बात आती है सिक्योराइजेशन की, जो कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में, तो आप उसको पढ़ सकते हो, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ठीक है। इसके बाद आती है एसेट ट्रांसफ़र। देखो कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो उस केस के लिए क्या करती है कंपनियां, कॉरपोरेशंस, SPV को बनाया जाता है टू ओन दीज एसेट्स, इन एसेट्स को ओन करना, एंड दे कैन सिंपली सेल द SPV एज अ पार्ट ऑफ अ मर्जर एंड एक्विजिशंस एज अ प्रोसेस। और वो क्या करती हैं, देखो वो वैसे एसेट्स को सेल करती तो वो ट्रांसफ़र करती तो बड़ा मुश्किल था उनके लिए, तो वो एक सेपरेट SPV बना लेती है, उसके अंदर वो उसको सेल करती है किसके थ्रू, मर्जर एंड एक्विजिशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब प्रॉपर्टी सेल का मतलब क्या हो भैया, देखो मैंने कुछ एग्जांपल दिया है आपको, उससे क्लैरिफाई हो जाएगा। सपोज करो एक प्रॉपर्टी है, उसकी कीमत 100 करोड़ रुपए, मेरे को उस पर मैंने उसको बेचा तो मुझे 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मान के चलो 125 करोड़ को बेच दी। भाई प्रॉपर्टी का रेट कितना है, 50%। मैंने मान के प्रॉपर्टी टैक्स रेट, मतलब टैक्स में दे रहा हूँ 50% टैक्स दे रहा हूँ मैं इसका। अब ये बताओ, अर्लियर केस में अगर बात करें, हम इस वाली बात करें, इस वाली केस की, तो जो मेरी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है मैं उसके ऊपर टैक्स दे रहा हूँ 50% का। मेरी इतनी इतनी प्रॉपर्टी थी, मैंने उस पर टैक्स दिया, 50 करोड़ रुपये आ गया। लेकिन जब मैं SPV की बात करता हूँ, मैंने SPV को इंक्लूड करा इसके अंदर, तो क्या करा कंपनी ने, एक SPV बनाया, स्पेशल यूनिट बनाई। अब इससे क्या करा उन्होंने, अकॉर्डिंग ये लीगल है, जो SPV क्रिएट किया ना प्रॉपर्टी के लिए, तो उसमें क्या हुआ, वो प्रॉफिट है ना जितना, आप उसका प्रॉफिट का टैक्स दोगे, उस पर दोगे प्रॉफिट का टैक्स, ना कि आप कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी पे दोगे। अब इस केस में क्या हुआ, भाई मेरे 25 करोड़ रुपए की प्रॉफिट हुआ, मैं इस पे 50% का टैक्स दूंगा, मतलब 12.5 करोड़ रुपए दूंगा। पहले मैं कितने दे रहा था, 50 करोड़ रुपए, जो कि भाई सिंपल सी बात है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है 25 करोड़ का, मैं टैक्स कितने का दे रहा हूँ, 50 करोड़ का। ये तो नुकसान की बात होगी ना भैया, 25 करोड़ रुपए मैंने कमाए लेकिन 50 करोड़ रुपए मैंने सरकार को दे दिए, तो नुकसान हो गया। अब इस केस में क्या करा मैंने, दूसरे वाले में SPV क्रिएट किया जिसके अंदर मैं प्रॉफिट पे टैक्स दे रहा हूँ, ना कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट पे दे रहा हूँ। अब मैंने प्रॉफिट कितना था, 25 करोड़ रुपए, उसमें 50% टैक्स दिया तो कितना हुआ, 12.5 करोड़ रुपए। अब मैंने इस केस में क्या हुआ, भाई 25 करोड़ रुपए कमाए, 12.5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दे दिए, तो ये समझ में आता है मेरा 12.5 करोड़ अभी भी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि SPV क्रिएट करने से आपका बेनिफिट होता है, ये आइसोलेट करता है रिस्क को, एसेट ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, सिक्योराइजेशन डील्स के लिए भी हेल्पफुल है, और रिस्क शेयरिंग के लिए हेल्पफुल तो है ही, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इसको एक बार देखो, वीडियो को देखो। आई होप कि मैंने ढंग से समझाया होगा। बाकी आप एक बार वीडियो को देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक बार देखो, थोड़ा सा नोट डाउन करो जो मैंने लिखे पॉइंट्स, ठीक है। ये बेस्ट पॉइंट्स निकाले मैंने। बाकी SPV के अंदर आपको मैंने यूजेस बताए हैं, इसका यही इनफ है, आपको पता होना चाहिए क्या कर सकता है। ये आइसोलेट करता है इसको, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, ये कोई ट्रस्ट भी हो सकती है, इंडिविजुअल कंपनी भी हो सकती है, लीगल एंटिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फिर उसके यूजेस के बारे में बता दो, तो मेरे ख्याल से इतना इनफ है। यूजेस भी इतने अच्छे अच्छे हैं इसके, तो आप लिखोगे पेपर में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।